वेलकम बैक। अपने पिछले एपिसोड में हमने पढ़ाया था आपको ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है और इससे ऊपर डेप्रिसिएशन पढ़ाया। डेप्रिसिएशन में ये फार्मूला आपको बहुत ही सख्त जरूरी याद रखना है, बहुत जगह पे काम आएगा। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट। अब इसको मैं एक बार समझा भी देता हूं। आपकी फैमिली में आपके फादर हैं, मदर हैं, आप हैं, ए से हो गया आप। फादर साहब की इनकम आ गई 100 रुपीज, मदर की इनकम आ गई 80 रुपीज और आपकी इनकम आ गई 50 रुपीज। तो ये टोटल हो गया कितना, 180 ये और 50 ये, ठीक है ना। ये जो इनकम होगी आपकी, तो अब हम इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए मैं इसको 20 कर देता हूं ताकि बिल्कुल सिंपल हो जाए। 100 ये, 80 ये, 20 ये, यानी कि 100 और 80, 180 और 20 हो गया 200 रुपया आपकी टोटल इनकम है। इस टोटल इनकम को हम बोलते हैं ग्रॉस। क्या बोलते हैं? ग्रॉस। अब इस ग्रॉस इनकम में से आपने 50 रुपए बाहर देने हैं किसी को, किसी का कर्जा देना है, बिल्डिंग का कर्जा देना है, कोई फी देनी है, कुछ देना है, रेंट देना है, वो हो गया डेप्रिसिएशन। और पीछे जो चीज बची आपके पास, 200 में से 50 चला गया, पीछे बच गया आपके पास 150। इस 150 को हम बोलते हैं नेट। क्या बोलते हैं इसको? नेट। तो बस आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ग्रॉस में से जब हम, ग्रॉस हो गया टोटल, ग्रॉस में से जब हम डेप्रिसिएशन निकाले तो वो क्या बन जाता है? वो बनता है नेट। अब ये चीज याद नहीं करनी, इसको फील करना है। एक बार इसको फील करो। ग्रॉस, ग्रॉस मतलब टोटल, और डेप्रिसिएशन मतलब जो बीच में कर्जा वगैरह है वो। और ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन निकाले तो क्या बचता है? पीछे नेट बचता है। चलो, इस चीज को ज्यादा मैं फोकस कर रहा था इस, क्योंकि ये जरूर था आगे। अब उसके बाद फाइनेंशियल ईयर का तो आपको पता ही है। फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल ईयर है। और अगर हम आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो 1 जुलाई से लेके 31 जून तक। अभी मैं आरबीआई का यहां जिक्र नहीं छेड़ रहा हूं, अभी मैं उस इकोनॉमी को फोकस कर रहा हूं जो अकाउंट, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में जरूरी है। अब इसके बाद हम कुछ टॉपिक ऐसे शुरू करने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ कोर इकोनॉमिक्स में ही आते हैं, जैसे कि मनी क्या होता है, मनी एंड बैंकिंग क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होती है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, टैक्स क्या होता है, टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। अब देखो, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बेस ईयर क्या होता है। बेस ईयर का मतलब होता है किसी पुराने साल को कंपेयर करके आगे वाले सालों में जो कीमतें हम चेक करते हैं। जैसे देखो, मान लो 2019-20 का जीडीपी जो आया वो 17 ट्रिलियन डॉलर आया, ठीक है। 2019-20 का जो जीडीपी आया वो मान लो 17 ट्रिलियन आ गया। ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं है। आपने सुना होगा बड़ी बार भाई, इस बार जीडीपी 7.1% है, इस बार जीडीपी 6% है। वो क्या होता है? या जब आपने कभी ना कभी जिंदगी में 5 ईयर प्लानिंग पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ा होगा जीडीपी ग्रोथ रेट फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इतना था, दूसरे 5 ईयर प्लान में इतना था। वो क्या होता है? तो जब भी 2018-19 का जीडीपी ग्रोथ रेट कंपेयर करते हैं हम किसी पुराने से, मान लो 2011-12 से करते हैं, तो 2011-12 को बोलते हैं बेस ईयर। इससे कंपेयर किया जाता है आज का जीडीपी। तो व्हाट इज बेस ईयर? A reference year used for comparison, that is to measure growth या decrease in various economic aspects. बेस ईयर फॉर नेशनल इनकम कैलकुलेटेड एट प्रेजेंट 2011-12 ही आज की डेट में भी हमारा बेस ईयर है। इन्फ्लेशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि इन्फ्लेशन किस बेस ईयर से मेजर की जाती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का और होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर क्या है। तो बेस ईयर का मतलब होता है पिछले साल से, ये नहीं कि 2011-12 का बेस ईयर 2010-11 होगा, 2019-20 का दो बेस ईयर 2018-19 होगा, ऐसा नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि किस बेस पे ये, यानी कि किन वजूहात की बिना पे गवर्नमेंट बेस ईयर को डिसाइड करती है। तो इसका कोई भी रीजन नहीं होता, कोई भी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस नहीं होती हैं। सिंपल ये लिखा है कि बेस ईयर इज जनरली चेंज्ड व्हेन जनरल प्राइस ऑफ ऑल द कमोडिटीज इन अ कंट्री ओवर द ईयर इंक्रीज मोर देन 5 ईयर। जैसे देखो, मान लो 2011 में एक अंडा मिलता था 5 रुपए का। अब महंगाई इतनी होगी कि अब आज की डेट में अंडा दो, मैं अब बात कर रहा हूं 2019 की, 2019 में अंडा मिल रहा है 7 रुपए का। अब 7 रुपए को कंपेयर किया जाएगा 2011 के साथ। पहले 5 का था, अब 10, अब 7 का है, तो 2 इन्फ्लेशन हो गया, दो महंगाई हो गई है।
अब अगर मैं बात कर रहा हूं 2022 की, तो अब 2022 में अंडा 11 रुपए का बिकने लगा है। अब गवर्नमेंट सोचेगी भाई ये तो बहुत कम हो गया, पीछे रह गया। अब हम क्या करेंगे, इसको बेस ईयर नहीं मानेंगे, 2019 को बेस ईयर मानेंगे। 7 ये है, तो 7 और 3 10 और 11 4 महंगाई हो गई है। तो बेस ईयर जनरली कैलकुलेट किसी भी ईयर को माना जाता है, बट एक रेफरेंस माना जाता है कि अगर चीजें 5% से ज्यादा महंगी हो जाएं, क्या, अगर चीजें 5% से ज्यादा महंगी हो जाएं तो हम बेस ईयर को चेंज करते हैं। 2011 से हो सकता है 2015 रख लें, हो सकता है गवर्नमेंट 2018 रख ले, कोई भी बेस ईयर ले सकती है। तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, हम पे नहीं, ठीक है ना। तो बेस ईयर ऐसा ईयर होता है जिसके कंपैरिजन पे नए साल की महंगाई को मेजर किया जाता है, ठीक है यहां तक। अब बेस ईयर के बाद आगे कुछ चीजें हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी, इसमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है किसी चीज को खरीदने की क्षमता। कंपैरिजन इन परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि देखो, मान लो ये इंडिया है और ये अफगानिस्तान है। इंडिया की करेंसी रुपी है, अफगानिस्तान की करेंसी टका है। अभी मैं आपको करेंसी पढ़ाने वाला हूं, स्टैटिक जीके शुरू करने वाला हूं थोड़े दिनों में। तो अब यहां पे कोई चीज है, ये कुछ भी है, यूएसए में है, इंडिया का रुपी इसको कितना खरीद सकता है, और अफगानिस्तान का, नहीं अफगानिस्तान के, वेरी सॉरी, बांग्लादेश की करेंसी, बांग्लादेश की करेंसी है टका, बांग्लादेश की, बांग्लादेश की करेंसी टका, गलती होगी मुझसे। तो ये टका इसको, इस चीज को कितने पे कितना खरीद सकता है, रुपी कितना खरीद सकता है और टका कितना खरीद सकता है। अब रुपी की वैल्यू तो ज्यादा है टका के मुकाबले में, तो रुपी ज्यादा खरीदेगा। इसी को बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। कंपैरिजन इन परचेजिंग पावर ऑफ करेंसीज ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेस्टिक मार्केट। एक एग्जांपल और लेते, इंडिया का रुपी और पाकिस्तान का रुपी, दोनों का नाम रुपी है या रुपया बोलते पाकिस्तान में। यहां पे यूएसए में कोई चीज है, खरीदनी है हमें, इंडिया का रुपी उसको ज्यादा खरीदेगा एज कंपेयर टू पाकिस्तान का रुपी, बिकॉज इंडियन रुपी की थोड़ी सारी डोमेस्टिक वैल्यू ज्यादा है। अब ये डोमेस्टिक वैल्यू ज्यादा क्यों है, क्योंकि हम पाकिस्तान के मुकाबले में ज्यादा ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास फॉरेन करेंसी ज्यादा हो जाती है। जिस कंट्री के पास जितनी फॉरेन करेंसी ज्यादा होती है, उस कंट्री की करेंसी की उतनी वैल्यू ज्यादा होती है। तो इस चीज को बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। अब इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि काम की चीजें बहुत पढ़ने के लिए हैं पेंडिंग। आगे चलते हैं। डाउट शेयर बहुत कम बच्चे करते हो, डाउट शेयर किया करो। अब देखो, मुझे आगे जरूरत पड़ेगी इस चीज की, NFIA की, तो इसलिए मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं कुछ नया पढ़ाने का बेस बना रहा हूँ, इन चीजों को बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा। NFIA का क्या मतलब होता है, पहले लिखी हुई चीजों को छोड़िए, यहाँ देखिए। ये कोई आपके भाई हैं, ठीक है ना, आपके 20 से भाई हैं, और आपके भाई काम करते हैं यूएसए में, और ये कोई यूएसए का बंदा है, चिट्टा गोरा अंग्रेज, ये काम करता है इंडिया में, ठीक है। जो यूएसए का बंदा इंडिया में काम करता है, जब एट द एंड ऑफ ईयर इसकी इनकम होगी, ये कहां चली जाएगी, यूएसए में। और जो यूएसए में हमारा भाई काम करता, उसकी इनकम कहां आएगी, इंडिया में। तो जितने भी बंदे इंडिया के फॉरेन में काम करते हैं, उनकी इनकम इंडिया में। मान लो हमारे बहुत सारे बंदे फॉरेन में काम करते, उन्होंने पूरे साल में 100 रुपया कमाया, मैं 100 लिखता हूं, उन्होंने पूरे एक साल में 100 रुपया कमाया। और बाहर के, लंदन के, इंग्लैंड के, यूएसए के लोग इंडिया में रहते हैं, चाइना के, जहां के भी, उन्होंने इंडिया में 80 रुपया कमाया। अब बाहर का 100 रुपया आएगा इंडिया में, ये 80 रुपया जाएगा बाहर में, ठीक है। बाहर का 100 रुपया आया इंडिया में और ये 80 गया बाहर। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 20 रुपए। इस 20 रुपए को हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोलते हैं हम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दैट इज सारा का सारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जितने पैसे यहां से गए और जितने पैसे वहां से आए, इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है यहां तक। अब मैंने आपको बताया हुआ है, ये बात कभी नहीं भूलना, एक चीज होती है नेट, एक चीज होती है डोमेस्टिक, ठीक है। डोमेस्टिक जरा बड़ा टर्म है, डोमेस्टिक में से हम डेप्रीसिएशन निकालें तो बनता, या मैं ऐसे बोलता हूं, जैसे मैं थोड़ा और एग्जांपल भी लेता हूं, ग्रास में से हम डेप्रीसिएशन निकालें तो क्या बनता है, नेट। उसी तरह डोमेस्टिक में से
अगर हम नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालें तो बनता है, क्या बनता है? नेशनल। देख लो, डोमेस्टिक में से नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालें तो बनता है नेशनल। अब NFIA का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है ना। अब आगे बहुत मुश्किल इकोनॉमी का एक लेक्चर आने वाला है, तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको वहां तक पहुंचाऊं। अगर मैं वहां तक पहुंचने में नाकाम रहा तो डाउट शेयर कीजिएगा मेरे साथ। मुझे इस बात को, बाकी किसी सब्जेक्ट में मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती है जितनी इकोनॉमिक्स में ये दिक्कत होती मुझे, कि शायद मैं बच्चों को उस लेवल की चीजें समझा पाऊंगा या नहीं। चलो, तो हमें ये पता लग गया है, क्या पता लग गया हमें, कि डोमेस्टिक का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो डोमेस्टिक का मतलब होता है इसमें से एक बार ऊपर चलता, हाँ, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आपको ये फार्मूला याद रखना है। NFIA की वैल्यू क्या होती है? NFIA का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। या हम डोमेस्टिक में से, डोमेस्टिक मतलब जो हमने कमाया सारा, उसमें से नेट फॉरेन इनकम को क्या कर देंगे? नेट फॉरेन इनकम को रिड्यूस कर देंगे। नेट यहाँ प्लस लिखा है, डोमेस्टिक में हाँ हाँ ठीक, एग्जैक्टली ठीक है, प्लस। डोमेस्टिक में नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड को बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेशनल आ जाएगा। डोमेस्टिक मतलब जो सिर्फ हमने इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में बनाया, और नेट फॉरेन इनकम का मतलब हो गया एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, उस सबको ऐड करके हमारे पास क्या आ जाता है? नेशनल। इतनी बातें पता चल गई आपको। अब चलते हैं जरा और आगे, कुछ छोटी मोटी चीजें, बेसिक ज्ञान बांटते हैं। एक चीज होती है NIT। NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। NIT का क्या मतलब होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब जरा NIT का ये फार्मूला है, ये कैसे आता है ये भी जरा सुनिए। सबसे मुश्किल इकोनॉमिक्स का यही चैप्टर आएगा, थोड़ा कल वाला लेक्चर, इसको जरा बेर कीजिएगा, इसमें हम डाउट सेशन रखेंगे, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है ये। देखो, ये कोई कंपनी है, और ये कोई कंपनी है, इस कंपनी ने बनाया पेन। क्या बनाया? पेन। अब जब इस कंपनी ने पेन बनाया, तो पेन बनाते वक्त ये कंपनी टैक्स भी तो देगी ना गवर्नमेंट को, हर कंपनी टैक्स देती है। तो जब ये कंपनी पेन बनाते वक्त गवर्नमेंट को क्या देगी? टैक्स देगी। ठीक है, ये मैं टी लिखता हूं, टैक्स दे रही है गवर्नमेंट, टैक्स दे रही है ना, सॉरी, कंपनी टैक्स दे रही है किसको? गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट कंपनी को क्या दे रही है? सब्सिडीज। सर्कुलर फ्लो याद रखो, हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं टैक्स, और गवर्नमेंट उसके बदले में हमें देती है क्या? वहां हमने पढ़ा था, गवर्नमेंट हमें देती क्या? हमें पेंशन देती है, ओल्ड एज लोगों को पेंशन देती है, यानी कि ट्रांसफर पेमेंट देती है गवर्नमेंट हमें। और जब कंपनीज देती हैं गवर्नमेंट को टैक्स, और गवर्नमेंट उनके बदले में सब्सिडीज देती है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट, जो कंपनी देती है गवर्नमेंट को, माइनस सब्सिडीज। सब्सिडीज जो गवर्नमेंट देती है किसको? कंपनी को। ये फार्मूला याद रखना है आपको। नेट NIT की फुल फॉर्म क्या होती है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फार्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स जो कंपनी ने दिया गवर्नमेंट को, माइनस सब्सिडीज जो गवर्नमेंट ने दी सब्सिडीज किसको? कंपनी को। अब एक और चीज आती है, इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। अब सुनिए पहले, मार्केट प्राइस क्या होती है। इसी कंपनी ने ये पेन बनाया, पेन बनाने के लगे इसको 3 रुपए, 3 रुपए लग गए पेन बनाने में, और उसके बाद इस कंपनी ने टैक्स भी दिया, और गवर्नमेंट ने इसको दिया, सब्सिडीज दी, और खर्चा वगैरह करके 5 रुपए का पेन इस कंपनी ने बेचा। 5 रुपए का पेन बेचा, तो बेचने की कीमत को बोलते हैं मार्केट प्राइस। बेचने की कीमत को क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस। इस 3 रुपए को बोलते हैं हम फैक्टर कॉस्ट, अभी पढ़ाएंगे आगे, और इस बेचने की कीमत को क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस। अब जरा ये फार्मूला याद रखना, मार्केट प्राइस का मतलब होता है क्या? मार्केट प्राइस जितनी भी होती है, उससे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं, और जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं तो उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट। ये अभी फैक्टर कॉस्ट में और बताऊंगा, आप अभी सुनो, पहले फैक्टर कॉस्ट समझो अच्छे से। व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट? देखो, एक कंपनी ने क्या किया? पेन बनाया, पेन बनाने में मनी स्पेंड करेगा, दी मनी स्पेंड ऑन फैक्टर सर्विसेज। कंपनी पेन बनाने में खर्चा करेगी, किस किस में? कंपनी लैंड में खर्चा करेगी, लेबर में खर्चा करेगी, लैंड, लेबर, कैपिटल में, ऑर्गेनाइजेशन में, इन चीजों में खर्चा करेगी, तो उस खर्चे को बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। जैसे पेन बनाना था किसी कंपनी ने, 2 रुपए का प्लास्टिक लाया, 1 रुपए की इंक लाई, 1 रुपया मजदूर को दिया, जगह का कीमत है, टैक्स है, रेंट है, ये सब करके 2 3 4 रुपए का आके कंपनी को पेन बन गया। ये 4 रुपए का पेन बना, इसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट।
अब फैक्टर कास्ट का फार्मूला अभी ऊपर पढ़ाया, बट यहाँ पे अच्छे से समझ लो। अब मार्केट में बेचा हमने कितने का, मान लो 6 रुपए का। अब मार्केट में 6 रुपए का बेचा, तो बेचने से पहले टैक्स भी देना पड़ता है। मान लो 1 रुपया टैक्स दिया, क्या दिया, 1 रुपया टैक्स दिया, या और भी खर्चे वगैरह हो गए, 2 रुपए हमने टैक्स दे दिया, टैक्स दे दिया। तो ये है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में से जब हम टैक्स निकालेंगे तो पीछे जो कीमत बचती है उसको बोलते हैं फैक्टर कास्ट। ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। व्हाट इज फैक्टर कास्ट? मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको बोलते हम फैक्टर कास्ट। अब अभी हमने पढ़ा नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फार्मूला क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। सब्सिडीज प्लस इसलिए किया कि गवर्नमेंट देती कंपनी को। तो मार्केट प्राइस का एक और फार्मूला, यानी कि मार्केट प्राइस, ये वाली मार्केट प्राइस में से जब हम इनडायरेक्ट टैक्स निकालते हैं और सब्सिडीज ऐड करते हैं, इसको भी बोलते हैं फैक्टर कास्ट। ठीक है, यहां तक। अभी इन चीजों में ज्यादा गहरा नहीं होना। अगर आपको दिक्कत आ रही है, जरा कुछ देर के लिए इसको भूल जाओ और ऐसा सोच लो खुद में ही कि फैक्टर कास्ट का मतलब होता है, फैक्टर कास्ट का मतलब होता है चीजों को बनाने में जो खर्चा आता है, और मार्केट प्राइस का मतलब होता है चीजें मार्केट में कितने रुपए की बिकेंगी। वेरी सिंपल। मार्केट प्राइस का मतलब होता है चीजें मार्केट में कितने रुपए की बिकेंगी, और फैक्टर कास्ट का मतलब होता है चीजें बनाने में कितना खर्चा हुआ। अब अगर आपको ये सारी चीजें पता चल गई हैं, तो अब इन चीजों की तरफ आते हैं। ये बहुत ही जरूरी है, यहीं से हमारी नेशनल इनकम शुरू होती है। देखो अब आप क्या करो, अपनी रफ नोटबुक लो, यहां पे बीच में एक लाइन लगा दो ऐसे करके, यहां पे लिख दो जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, और यहां लिख दो जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। अब मैं आपको ये बताता हूं क्या क्या चीजें होती हैं। देखो, जीडीपी, जी का मतलब होता है ग्रॉस, डी का मतलब डोमेस्टिक, पी का मतलब प्रोडक्ट। मैं यहां लिखता हूं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी का मतलब होता है, जीडीपी हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एनडीपी का मतलब क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। यानी कि जब भी एन आएगा शुरू में, पहली टाइम पे नेट, पहले बार, यानी कि फर्स्ट, पहली पोजीशन पे एन आएगा, तब इसकी फुल फॉर्म होगी नेट, और अगर बीच में आएगा तो तब इसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल। आप जरा एक बात मेरी सुनो गौर से, बहुत ही मुश्किल चीजों में आने लगा हूं मैं। पूरे इंडिया में एग्रीकल्चर से, इधर उधर से इनकम, जो भी पैसा प्रोड्यूसिंग, कंज्यूमिंग, टर्शरी सेक्टर ने जितना भी पैसा कमाया, मान लो मार्केट में, मार्केट प्राइस, अब मार्केट प्राइस में दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना, मार्केट प्राइस मतलब बेचने में कितना पैसा आएगा, बेचने में पैसा आएगा 100 रुपया, तो उसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इन चीजों को बनाने में, फैक्ट्रीज में काम चल रहा है, बनाने में खर्चा आया 80 रुपया, इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। बनाने में कितना खर्चा आया, ठीक है ना, बनाने में कितना खर्चा आया और मार्केट में जाके कितने का बिकेगा, उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस, इसको बोलते हैं फैक्टर प्राइस। आप पहले इसी तरह लिखो, फिर मैं एक एक करके इनको समझाऊंगा। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक, ये लिखा हुआ है, जीडीपी का मतलब हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी का मतलब हो गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी का मतलब हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट। फर्क सिर्फ ये है, यहाँ पे एमपी 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 मार्केट प्राइस, यहाँ पे फैक्टर कास्ट फैक्टर कास्ट फैक्टर कास्ट फैक्टर कास्ट। अब फैक्टर कास्ट और मार्केट प्राइस में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फैक्टर कास्ट का मतलब बनाने में कितना खर्चा आएगा, और मार्केट प्राइस मतलब बेचने में कितना पैसा आएगा। ठीक है, मार्केट प्राइस मतलब बेचने में कितना पैसा आएगा, और फैक्टर कास्ट मतलब बनाने में कितना खर्चा आएगा। अब यहाँ पे जो बाकी चीजें लिखी हुई इनको जरा भूल जाओ, अभी हम आगे फार्मूले पढ़ेंगे। अगर आपको सच में कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है, चैलेंजिंग चीजें आपको फेस करनी है, तो मेरी एक बात याद रखना, जिंदगी कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं आराम दिलाती है। लाइफ बिगन्स एट द एंड ऑफ कंफर्ट जोन। मुझे पता है आपको ये चीजें मुश्किल आएंगी, क्योंकि मुझे समझाने में दिक्कत आ रही है। आप मेरे सामने नहीं हो, मैं आपका फेस नहीं पढ़ सकता हूं, अकेला लैपटॉप के साथ बातें करते आपको पढ़ा रहा हूं, तो ऑब्वियसली दिक्कत आएगी। बट आपको पूरी कोशिश करनी है इन चीजों को समझने की, और कॉल का मैंने हमेशा ऑप्शन दिया हुआ है, ये वाला, हमेशा। अब चलते हैं आगे, इन चीजों को समझते हैं। मैं पहले, मेरे जहन में एक आ रही है, एक एग्जांपल आ रही है, मैं आपको कहानी भी सुना लेता हूं, चाहे लेक्चर लंबा हो जाए मगर आपको मैं कहानी सुनाता हूं। एक बार क्या होता है, एक इंसान को एक पत्थर मिलता है, मंदिर जाते वक्त उसको रास्ते में एक पत्थर मिल जाता है ऐसा करके, और पत्थर उसको इंसान पत्थर को उठाता है,
और पत्थर को बोलता है यार तुम यहाँ धूप में सड़ रहे हो, बर्फ में पिघल रहे हो, तुम परेशान हो रहे हो ठंड गर्मी में, इतनी गर्मी में तो फाउंडेशन मेल्ट हो जाती, तुम्हारा क्या हाल होता होगा। आप ये पत्थर बोलता हाँ यार आप बड़ा बहुत सही बोल रहे हो, आप ऐसा करो आप मुझे यहाँ से उठा के ले चलो। तो इंसान बोलता है चलो मैं तुम्हें तराशता हूँ और मंदिर में रखता हूँ, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी। तो पत्थर बोलता है हाँ प्लीज 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 कर दो, मेहरबानी करके कर दो। अब ये इंसान ले जाता है पत्थर को, रखता है ऐसे करके सीधा, ऐसा नहीं पत्थर उठा के मंदिर में रख दिया, इसको पहले तराशा जाता है, कार्विंग की जाती है इसकी, और जैसे ही हथौड़ी और छीनी इंसान उठाता एक लगाता इसको, ये बोलता ओ लगी 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 यार बहुत लग रही है यार प्लीज यार बस कर दो यार। इंसान बोलता है यार रुक थोड़ा दर्द बर्दाश्त कर, मंदिर में रहना है मजे करने। फिर पत्थर बोलता हाँ चलो ठीक है ठीक है। अब इंसान फिर से पत्थर को मारना शुरू करता है हथौड़े और छीनी से। हथौड़ा और छीनी पता ना आपको, हथौड़ा होता है वो जिससे ऐसे करके, और छीनी जिससे पत्थर को तराशते हैं। अब जब दूसरी बार पत्थर को मारता है पत्थर बोलता है नहीं यार मेरे बस की बात नहीं है, मुझे रहने दे तू इधर ही, मैं ये इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब इंसान बोलता है यार सोच ले, आखिरी बात बोल रहा हूं, मंदिर में रहेगा पूरी जिंदगी मजे करेगा, लोग पूजेंगे तुझे, यहां धूप में सड़ता रहेगा, किसी के पांव के नीचे आएगा कभी कहीं कभी कहीं। अब पत्थर बोलता है यार ऐसा करो आप कर ही दो। अब इंसान ने जैसे हथौड़ी और छीनी लगाई, पत्थर का आधा से ज्यादा टुकड़ा और यहां साइड पे गिर गया, ये गिर गया, और ये बोलता है भाई मैं तो दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम्हें जो करना है करो, मेरे बस की बात नहीं है। अब इंसान क्या करता है, इस पत्थर पे अपनी मेहनत करता है करता है करता है करता करता इसको तराशता 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 और इसको एक मूर्त बना देता है, भगवान की मूर्त बना देता है इसको। जब इसको भगवान की मूर्त बना देता है तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जो करना होता है वो सब कुछ, वो मंत्र वगैरह वो सब पढ़ के इसको रख दिया कहां पे, एक मंदिर के अंदर। अब लोग आए इसकी पूजा करें, इसको चढ़ावा चढ़ाएं, रिस्पेक्ट करें, इसके आगे झुकें। अब ये जो पत्थर था ये देख रहा था, इसको जलन हो रही थी, लोगों ने नारियल लाया और इसके साथ फोड़ा, किसी ने कुछ दूसरा नारियल लाया तो इसके साथ फोड़ा, इसको लग रही लग रही प्लीज ओ मत करो, मेरे पे जुल्म मत करो। धूप में ये सड़ रहा, ठंड में ये ठंडा हो रहा। अब ये पत्थर एक बार इसको देखता और बोलता यार तुम तो मजे कर रहे हो अंदर बैठे हो, मैं यहां सड़ रहा हूं अंदर। ये पत्थर बोलता है याद करो वो दिन जब मैंने इतनी बड़ी बड़ी चोटें बर्दाश्त की, मैंने उफ न की हाय न की, बहुत ज्यादा चोटें बर्दाश्त की हद से ज्यादा, और आज मेरा ये मुकाम है कि मैं आराम और मजे कर रहा हूं और तू वहां पे सड़ रहा है। ठीक है, यही एग्जांपल है। मुझे पता है बीइंग अ टीचर आज आप में से बहुत सारे बच्चों को ये समझने में दिक्कत आ रही है। अब जो बच्चा यहां से साइड पे परे होके बैठ गया वो फिर परे ही रहा, और जिस बच्चे ने इन मुश्किलों के साथ लड़ा, फोन किया, डाउट क्लियर किए, डाउट सेशन रखने को बोला, लाइव आया, वो बच्चा कल दफ्तर के अंदर बैठा होगा, घंटी मारेगा टुन करके और बाहर से पीए आएगा, बोलिए सर हुक्म कीजिए क्या आपकी सेवा में लाया जाए। तो ये बच्चा बोलेगा जाओ हमारे लिए बढ़िया सा कुलचा ले आओ बना के, वो अभी कुलचा लाएगा। जाओ मोमोज ले आओ, मोमोज आएंगे। जाओ फलाना ले आओ, ढिमका ले आओ, ई ले आओ, वो ले आओ, अभी आएंगे। तो जो परे हो गया बच्चा, दूर हो गया, वो फिर घंटी मार वो बाहर खड़ा होगा, बोलते हाँ सरकार बोली कल आई हम आपके लिए। चलो अब इन चीजों को मैं फोकस करने वाला हूं, मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं, सारी चीजें फोकस करेंगे। अभी मैं सिर्फ फुल फॉर्म पढ़ाया, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अभी समझाया नहीं है, सिर्फ फुल फॉर्म पढ़ाया। अब देखो समझने की बातें, लेक्चर थोड़ा लंबा करेंगे, आपको क्या खाली हाईलाइट ही तो करना है, आपने कौन सा लिखना है। व्हाट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मार्केट प्राइस तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इसको भूल भी सकते हो आप। व्हाट इज जीडीपी, इट इज सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू, मार्केट में कितने की चीजें बिकेंगी, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब फाइनल गुड्स एंड सर्विस मैंने आपको पढ़ा दिया, प्रोड्यूस्ड विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि इसके अंदर, और यहाँ पे नॉटिकल माइल्स के अंदर भी, यहाँ पे एक साल के अंदर कितनी चीजें बनी विद इन वन फाइनेंशियल ईयर इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। अब इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है अभी बताता मैं आपको। देखो जीडीपी का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री विद इन वन फाइनेंशियल ईयर, इसको बोलते हैं जीडीपी। और इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता, हम इंडिया के अंदर एक साल में प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर से जितना पैसा आ रहा मान लो 100 रुपया आ गया। अब लंदन के, चाइना के, जापान के बंदे इंडिया में काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने 20 रुपए कमाए, उनके 20 रुपए भी हमारी कंट्री की जीडीपी में इंक्लूड होंगे, बट नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगे, ये बात याद रखना।
जितने भी फॉरेनर्स बंदे इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं उनकी इनकम इंडिया की जीडीपी का हिस्सा होती है, क्योंकि ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक का मतलब होता है इंडिया की बाउंड्री के अंदर, प्रोडक्ट का मतलब होता है प्रोडक्ट यानी कि इनकम। उनकी इनकम भी इंडिया की जीडीपी में कैलकुलेट होती है, बट नेशनल इनकम में नहीं होती। अब नेशनल इनकम की डेफिनेशन जरा टेक्निकल है, अभी थोड़ी देर में हम आएंगे। व्हाट इज जीडीपी? तो सुन लो, इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द मार्केट वैल्यू। अगर यहां होता जीडीपी एफसी तो यहां हम लिखते इट इज सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री विद इन द पीरियड ऑफ वन फाइनेंशियल ईयर इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है यहां तक? यानी कि अब यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, एक ही क्या, यहाँ पे डेप्रिसिएशन का मतलब मैंने आपको बताया है कि, या हाँ जी, ग्रास, ग्रास यहाँ पे आपको एक बार मैं फिर से रिकॉल करा दूं, ग्रास में से जब हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो हमारे पास रहता है नेशनल। एक बार फिर से याद रख दो, ग्रास में से हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो हमारे पास बनता नेशनल, या नेशनल में हम डेप्रिसिएशन जोड़ें, बाहर वाले लोगों को जोड़ें, तब हमारे पास बनता है ग्रास। ठीक है, चलो, तो जीडीपी की समझ अब आपको आ गई है। इट इज सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल दी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री विद इन वन फाइनेंशियल ईयर। अब यहां पे ये क्या लिखा हुआ है, सुनिए, देखो, आपने बड़ी बार न्यूज में सुना होगा कि भाई इंडिया की इकोनॉमी 2.848 ट्रिलियन की है। ये 2017-18 का जो रिकॉर्ड है मैं वो बता रहा हूं आपको। 2.848 ये इंडिया की इकोनॉमिक है, इंडिया की जीडीपी है, जीडीपी। अब इस जीडीपी में पता क्या क्या पैसा आएगा? इंडिया के जितने भी बंदे इंडिया में काम कर रहे हैं वो भी, इंडिया के बंदे जो फॉरेन के बंदे इंडिया में हैं वो भी, और जो इंडिया के बंदे फॉरेन में काम कर रहे हैं वो भी, उन सब का ये इनकम है, तो हम इसको बोलते हैं जीडीपी। अब आपने सुना होगा भाई इंडिया की जीडीपी 7.1% है, तो ये क्या है और ये क्या है, ये मतलब मैं आपको बताता हूं। ये 2017-18 का है, 2011-12 इसका बेस ईयर है। मान लो 2011-12 में, 2017-18 में 2.848 ट्रिलियन है, मान लो उस वक्त ये 2.2 ट्रिलियन थी। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, परसेंटेज निकालेंगे, तब देखेंगे कितना परसेंट आया। तो इस परसेंट को बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, इसको बोलते हैं टोटल जीडीपी, इसको बोलते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट। अगर पेपर में आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीडीपी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीडीपी ग्रोथ रेट, ये परसेंटेज का मतलब होता है जीडीपी ग्रोथ रेट, और इस नंबर का मतलब होता है टोटल जीडीपी इन अ कंट्री। अब जीडीपी दो किस्म के होते हैं, देखो, एक जीडीपी होता है जिसको बोलते हैं एट कांस्टेंट प्राइस, या इसको रियल जीडीपी बोलते हैं और इसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। व्हाट इज रियल जीडीपी? रियल जीडीपी होता है विद इन बेस ईयर, विद बेस ईयर, यानी कि 2011-12 में कितना जीडीपी था और 2017-18 में कितना जीडीपी है, इन दोनों को कंपेयर करके यानी कि माइनस करके 100 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा परसेंटेज। इस परसेंटेज को बोलते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट। क्या बोलते? जीडीपी ग्रोथ रेट। एक बार पेपर में सवाल आया, जीडीपी ग्रोथ रेट इज आल्सो नोन एज, जीडीपी ग्रोथ रेट इज आल्सो नोन एज रियल जीडीपी। क्या बोलते हैं इसको? रियल जीडीपी, या रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, या व्हेन जीडीपी इज कंपेयर्ड विद बेस ईयर, दिस इज नोन एज जीडीपी ग्रोथ रेट। अब आगे करंट प्राइस का मतलब होता है, हम सिर्फ 2019 की बात कर रहे हैं, सिर्फ 2018 की, सिर्फ 2020 की, जब हम एक ही साल की बात करें, बेस ईयर के साथ कंपेयर ना करें, नो कंपैरिजन विद बेस ईयर, इसको बोलते हैं क्या? करंट रेट जीडीपी, इसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। अब नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है कि पूरी वैल्यू आती है, बड़ा लंबा चौड़ा नंबर आता है, दिस इज नॉमिनल जीडीपी एंड दिस इज जीडीपी ग्रोथ रेट। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये आगे यहां ऐसे लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन ग्रास एंड नेट। तो ये चीज तो मैंने आपको बता ही दी है पहले से ही कि ग्रास का मतलब क्या होता है। देखो, इंडिया में फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 अप्रैल से लेके 1 मार्च तक कितनी चीजें बनी? एसी बना, पंखा बना, कूलर बना, फ्रिज बना, कोई चीज बनी 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 ये मार्केट में जाके उसकी कीमत है $1 ट्रिलियन, उसको बोलेंगे हम ग्रास। क्या बोलेंगे? ग्रास। क्या बोलेंगे? ग्रास। अब उस ग्रास में से हमें 20,000 किसी का देना है, यानी कि क्या है वो? डेप्रीसिएशन। क्या है? डेप्रीसिएशन। तो ग्रास में से हम डेप्रीसिएशन निकालेंगे, हमारे पास बन जाएगा, क्या बन जाएगा? नेट। क्या बन जाएगा? नेट।
तो ग्रास में से डोमेस्टिक सॉरी ग्रास में से डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो हमारे पास नेट बन जाएगा, या हमारे नेट बन जाएगा। नेट मतलब जो पीछे कितना बचा है, ये फर्क होता है ग्रास में और ये फर्क होता है नेट में। ग्रास मतलब टोटल, नेट मतलब टोटल में से उधार जिसको देना था वो दे दिया, पीछे बच गया नेट। एक बार फिर से बता रहा हूं, 100 रुपया इनकम थी, आगे इनकम, दिस इज ग्रास। 20 रुपए उधार देने थे, दे दिए, पीछे बच गए 80, दिस इज नोन एज नेट। नेट 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 नेट, ग्रास और नेट में फर्क आपको पता चल गया, ठीक है यहां तक। अब मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब अगले 2 लेक्चर में मैं कंप्लीट करने वाला हूं नेशनल इनकम का। इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा अगर आपने इन फार्मूलों को अच्छे से समझा। फैक्टर कास्ट क्या होती, मार्केट प्राइस क्या होती, ग्रास क्या होता, नेट क्या होता, नेशनल क्या होता, डोमेस्टिक क्या होता, और ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती, डेप्रिसिएशन क्या होता। इन चीजों को समझिए, आंख बंद करके इनको फील कीजिए। मैं हमेशा आपके साथ हूं। अगर वीडियो देखते देखते कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे फोन करो। आज के लिए इतना ही। वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।